नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला। आप देख रहे हैं अग्निपथ। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। जनसंख्या अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और हम लोग अक्सर इस समस्या का जिक्र करते हैं, और जहां जनसंख्या का जिक्र आता है वहां पर सियासत भी शुरू हो जाती है। इन दिनों होश बोले साहब चर्चा में हैं, क्योंकि वो प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में उन्होंने जनसंख्या नीति पर बात की है, जनसंख्या कंट्रोल पर बात की है। अब आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले होश बोले साहब की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होश बोले ने देश में जनसंख्या विस्फोट चिंताजनक है ये बताया। उन्होंने ये भी कहा कि इस विषय पर समग्रता और एकात्मकता से विचार करके सब पर लागू होने वाली जनसंख्या नीति बननी चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक तरह की एक नीति बननी चाहिए। ये किसी और इशारा भी करते। प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने ये बयान दिया। अब होश बोले ने ये भी कहा कि 40-50 सालों से जनसंख्या नियंत्रण पर जोर देने के कारण प्रत्येक परिवार की औसत जनसंख्या 3.4 से कम होकर 1.9 हो गई है। ये भी एक अलग तरह का तथ्य है जो उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने ये क्यों बताया, इसकी मैं अब आगे चर्चा करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि इसके चलते भारत में एक ऐसा समय आएगा जब युवाओं की जनसंख्या कम हो जाएगी और वृद्ध लोगों की आबादी अधिक हो जाएगी। ये भी बहुत चिंताजनक है। उन्होंने ये भी कहा कि मतांतरण होने से हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। अब उन्होंने इशारा किया हिंदुओं की तरफ। उन्होंने कहा कि जो मतांतरण हो रहा है, यानी कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, उससे हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में मतांतरण की साजिश चल रही है। कुछ सीमावर्ती क्षेत्र में घुसपैठ भी हो रही है। घुसपैठ की बड़ी समस्या है जो पिछले कई दिनों से हम लोग को देखने को मिल रही है और इस पर सरकारों ने काम किया है, लेकिन घुसपैठ अभी भी जारी है। सर कार्यवाहक ने कहा कि जनसंख्या असंतुलन के कारण कई देशों में विभाजन की नौबत आई। भारत का विभाजन भी जनसंख्या असंतुलन के कारण हो चुका है। इससे पहले दशहरे पर अपने संबोधन में आरएसएस के जो चीफ हैं भागवत, उन्होंने आबादी के असंतुलन के जिस खतरे से देश को चेताया था, एक बार फिर वही बात प्रयागराज में दोहराई गई। अपनी अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में इस पर बहुत गहनता से और विस्तार से मंथन भी किया गया। इस बैठक में खास फोकस देश में कुछ दशकों से जनसंख्या के धार्मिक असंतुलन पर रहा। बैठक के बाद संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होश बोले ने कहा कि जिस तरह से देश की जनसंख्या में बदलाव हो रहा है वो एक खतरे की घंटी से कम नहीं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी आरएसएस के दत्तात्रेय होश बोले के इस बयान का समर्थन किया। हालांकि कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि जनसंख्या नीति सभी लोगों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। मुसलमानों को ही टारगेट करके कोई पॉलिसी ना बने, बस सियासत अब यहीं से शुरू होगी। इस पर मैं चर्चा करूंगा। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, लाजिम सी बात है और सच भी है कि जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। इस बात से हम आप कोई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बहस छिड़ी है सोच पर, विजन पर और नीति पर, और ये नीति कैसी हो इस पर। यह भी कहा जा रहा है कि जब केंद्र में 2014 से मोदी सरकार है तो पहले इस पर विचार क्यों नहीं किया गया, ये विपक्ष कहता है। जनसंख्या बढ़ने से निश्चित रूप से चुनौतियां बढ़ती हैं और विकास प्रभावित भी होता है। लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचने में दिक्कत होती है। आज इस चर्चा को, इस महत्वपूर्ण विषय को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ बयान सुन लीजिए। देश में एक समग्रता से, एकात्मता से सभी को लागू होने वाले जनसंख्या नीति बने, ऐसे उसकी भी हमने यहाँ चर्चा की है। एज पर सेंसस रिपोर्ट नेशनल लेवल पर मुसलमानों की पॉपुलेशन
सिर्फ और सिर्फ अराउंड 14.7% है, जबकि मेजॉरिटी कम्युनिटी की मोर देन 80% है। तो दोनों में कहीं से भी दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को लेके जो कानून बनाने की बात हो रही है, ठीक है, कानून बनना चाहिए, मगर भारत के प्रधानमंत्री जी ने सबके विश्वास की बात की है, सबको विश्वास में लेके चलने की बात की है। हमें दो नज़रिया नहीं रखना चाहिए, एक नज़रिया हिंदुओं के लिए, एक नज़रिया मुसलमानों के लिए। हमारे मुल्क में जहां बहस शिक्षा पर होनी चाहिए, तालीम पर होनी चाहिए, रोज़गार पर होनी चाहिए, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं दो कम्युनिटीज़ के दरमियान तफरीक पैदा करने के लिए और मुद्दे से उनके जहनों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की बहसें और इस तरीके की जनसभाएं की जा रही हैं। संख्या अगर रोकना है तो सबसे पहले उन हिंदू संगठनों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उनकी ज़बानों खामोश किए जाए जो 10-10 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल 10 वर्ष पूरे होने जा रहे, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से धर्मांतरण पूरे देश में हो रहा है, यह चिंतनीय है। जनसंख्या के लिए आखिर अभी तक 10 वर्ष होने जा रहे केंद्रीय कानून संसद से क्यों नहीं बना जनसंख्या नियंत्रण पे पूरे देश के लिए? ये लगता है कि जो भी बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा अधिकृत तौर पर कही गई हैं, वह देश के हित में भी है, समाज के हित में भी है, और इस बात का देश का सर्व। तो जनसंख्या को लेकर तमाम तरह की बातें आती हैं और हम लोग भी रोज़ इन दिक्कतों से दो चार होते हैं। आप चाहे हॉस्पिटल चले जाइए, आप कॉलेजेस में चले जाइए, आप बेरोज़गारी को देखिए, तो तमाम तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं और भीड़ देखने को मिलती हैं। और अंततः हम लोग, चाहे वो बड़े बड़े सेमिनार हों या फिर घर की चर्चा हो, यही कहते हैं कि बहुत भीड़ हो गई है, बहुत जनसंख्या बढ़ गई है और इसके वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हैं, एजुकेशन में दिक्कत हो रही है, खाने पीने में दिक्कत हो रही है, कम लोग हों तो जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा मिलेंगी। ये तो होती है आम जनता की बात, लेकिन जब ये बात सियासत तक पहुंच जाती है तो इसके मायने बदल जाते हैं और इनके मायने निकाले जाने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस पर चर्चा हो रही है, क्या वजह है, क्या किसी को टारगेट किया जा रहा है या फिर इससे कोई अपना हित साधने की बात की जा रही है। इसी विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए तमाम गेस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। मीसम जैदी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। चक्रपाणी जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। इसके अलावा अशोक सिन्हा जी हैं, संघ विचारक हैं। आनंद दुबे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं। मतीन खान साहब हैं, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आनंद दुबे जी की तरफ मैं रुख करूंगा। आज जिस तरह से संघ की बैठक में एक चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि जनसंख्या कंट्रोल ज़रूरी है और जनसंख्या कंट्रोल ज़रूरी होने के साथ साथ संतुलन भी ज़रूरी है, ये दो बातें उन्होंने उठाई हैं। अब तमाम लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और ये भी कयास लगाया जा रहा है, जो विपक्षी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये 2024 को टारगेट में रखते हुए इस तरह की बातें की जा रही हैं। देखिए श्रेय जी, ये मैं हूं, आप हूं या इस पैनल में बैठे लोग हों या देश का कोई भी जो व्यक्ति देश के विकास चाहता है और जिसका देश के प्रति भाव समर्पण का है, वो सभी लोग इस बात को मानते हैं कि भारत की जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है वह ठीक नहीं है। मैं दो पक्ष हैं इसके। मैं पहले जनसंख्या वृद्धि पे आता हूं और समग्रता के साथ। श्रेय जी, आज भारत में मैं डेटा आज अभी रिसर्च कर रहा था, चीन में प्रति मिनट 11 बच्चे पैदा हो रहे हैं आज की तारीख में। भारत में यह रफ्तार 33 है, यानी प्रति मिनट 33 बच्चे जन्म ले रहे हैं भारत में।
अब आप बताइए, इस अनुमान से 2025 तक भारत की आबादी जो है करीब 1.5 अरब हो जाएगी, और हर मिनट जो 33 बच्चे जन्म ले रहे हैं, अब आप बताइए कि कौन सी सरकार है जो हर मिनट अस्पतालों में 33 बेड बढ़ा पाएगी, स्कूलों में 33 सीट बढ़ा पाएगी, हर मिनट 33 नए रोजगार के साधन उत्पन्न कर पाएगी। यह निश्चित रूप से एक चिंताजनक विषय है। इस पर समाज को भी सोचना होगा। हमारी सरकार है, हम भी इस पर प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले दिनों जनसंख्या ड्राफ्ट बिल उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार इसका अध्ययन कर रही है और इस पर आगे जो भी होगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। एक विषय तो यह है। दूसरा विषय यह है कि निश्चित रूप से जिस तरह से आपने देखा पिछले दिनों धर्मांतरण के कई मामले सामने आए, और जब जांच उत्तर प्रदेश से शुरू हुई और उत्तर प्रदेश एटीएस, उत्तर प्रदेश पुलिस और उसके बाद एनआईए भी उस जांच में शामिल हुई, और पता चला कि यह सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा था, देश के करीब करीब 24-25 राज्यों में इसका नेटवर्क फैला हुआ था। और मूक बधिर लोगों को प्रलोभन देकर, लालच देकर धर्मांतरण उनका कराया जा रहा था। और यह बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये तो केरल के मालाबार में चर्च के लोगों ने कहा कि यहां केरल में भी जो है धर्मांतरण की तेजी से कोशिश की जा रही है। लव जिहाद के कई मामले आए, ये वहां के मिशनरियों ने भी इस मामले को उठाया। तो निश्चित रूप से आपने देखा पिछले दिनों रोहिंग्याओं को लेकर जब सरकार ने कहा कि भाई हम अब देश में अवैध घुसपैठिए नहीं रहने देंगे, तो रोहिंग्याओं के समर्थन में किस तरह से लोग खड़े हो गए। 53 इस्लामिक देशों ने रोहिंग्याओं को अपने देश में शरण देने से मना कर दिया। बर्मा, म्यांमार की सरकार उनको अपना नागरिक नहीं मानती है। बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट नहीं करता। इवन बांग्लादेश के बॉर्डर पर सेना को स्पष्ट निर्देश है, उनके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को निर्देश है कि अगर ये जबरदस्ती एंट्री करते हैं तो इनको शूट कर दो। और भारत में आपने देखा किस तरह से राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी अवैध रोहिंग्या कॉलोनी में बिजली दे रहे थे, उनको राशन दे रहे थे, उनको मेडिकल किट मुहैया करा रहे थे। पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि वामपंथी शासनकाल में किस तरह से बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिए आए। असम में आपने देखा। तो यह कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय है। और इतना ही नहीं, अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ बॉर्डर एरिया में, कुछ बॉर्डर इलाकों में, सरहदी इलाकों में, मैं अभी बता रहा हूं आपको कि मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा बढ़ी है असम में, बॉर्डर इलाकों में। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में इसमें बदलाव देखने को मिला है। उत्तराखंड के कई बॉर्डर में, ये वहां की सरकारों द्वारा, वहां की पुलिस द्वारा इस तरह की रिपोर्ट्स जो है प्रस्तुत की गई है। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो धर्मांतरण का रैकेट चला रहे हैं, और उसमें कुछ लोग शामिल हैं जो उनको फंडिंग कर रहे हैं, तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं। इसको लेकर संघ की तरफ से एक चिंता जाहिर की गई है, और ये कोई नई चीज नहीं है जो संघ ने चिंता जाहिर की है। ये काफी दिनों से इस तरह के कुचक्र चलते चले आ रहे हैं, और जिसको लेकर बार बार खुलासा भी होता रहा है, और अलग अलग सरकारों ने इस पर कदम भी उठाया। जी चक्रमाणी जी, मैं एक सवाल करूंगा जो अभी आनंद दुबे जी बोल रहे थे। आपको लगता है कि हिंदुओं की आबादी कम हो रही है और मुस्लिम्स की जो आबादी है वो बढ़ रही है? श्रेय जी, बिल्कुल बढ़ रही है और बेतहाशा तरीके से बढ़ रही है। और दूसरी तरफ सवाल ये आबादी ही नहीं बढ़ रही, बल्कि आबादी के साथ जिहादी जो बढ़ रहे हैं वो ज़्यादा खतरनाक है। और जिस प्रकार से आप देखिए कि बिहार से लेकर के और छत्तीसगढ़ और जो झारखंड में जो आया कि वहाँ पे जो सरकारी विद्यालय है, उस जो मुस्लिम एरिया में जहाँ पे आबादी मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा हो गई, वहाँ करीबन सैकड़ों विद्यालय ऐसा है जो सरकारी विद्यालय को उर्दू विद्यालय बना दिया गया, मदरसे का रूप दे दिया गया है। वहाँ पे किसी भी तरीके से हाथ जोड़ करके प्रार्थना नहीं होता, वहां पे अलग मजहबी तरीके की शिक्षा दी जा रही है, और बिल्कुल राष्ट्रीयता लोप के समान एक तरह से हो गया है। तो ये बड़ा बहुत चिंतनीय विषय है। और इसी को देख करके, इन्हीं सब चीजों को देख करके, जिस प्रकार से अभी PF5 जिस पे प्रतिबंध भी लग गया, उन्होंने सपना देखा है कि भाई 2047 तक गजवाए हिंद हम बना देंगे।
तो कहीं ना कहीं ये जनसंख्या, जो अभी दुबे जी बता रहे थे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एक तरफ देखो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ घुसपैठ, और रोहिंग्या को घुसाने वाले कौन है, कौन लोग हैं, कौन लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं। जब बात उनको हटाने की बात होती है तो उस पर चिल्लाने लगते हैं, वैसे जैसे लोग और तमाम लोग मानवता की दुहाई दे रहे हैं, जबकि मुस्लिम जो देश है वो खुद उनको शरण नहीं दे पा रही है। तो ये जो घुसपैठ आज भी बरकरार है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार से तो मैं कई बार मांग कर चुका, पत्र भेज चुका, स्वयं मिल चुका। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पे घुसपैठियों के खिलाफ एक नीति ठोस बनाए, और जैसे बांग्लादेश में चाहे अन्य देशों में है कि उनको घुस से देखते ही गोली मारने का आदेश है, इस तरह के कुछ ऐसे सख्त कठोर कदम उठाए। दूसरी बात, जनसंख्या नियंत्रण कानून अब समय की मांग है, अगर नहीं बनी, अगर हिंदू मुस्लिम छोड़ दिया जाए तो देश के लिए सबसे ज्यादा ये चिंतनीय विषय हो जाएगी, क्योंकि एक संसाधन, एक सीमित संसाधन है, उसमें उसी में सबको चलाना है व्यवस्था इसको, तो ये तो निश्चित रूप से बहुत ही विस्फोटक स्थिति होने वाली है। तो ये हमारी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द, बातें बहुत हो चुकी, डिबेट बहुत हो चुका, अब जनसंख्या नियंत्रण कानून ठोस और कठोर कानून बना करके उसको पास करे। दूसरी, जो धर्मांतरण के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण आज भी बहुत जोरों से जो हो रहा है, आप देखो, और अन्य तरीके से किस प्रकार से जिहादी तैयार होकर के लव जिहाद, मुख बगिरों तक को बनाने का काम किया, किस स्तर पर उनका ब्रेन वॉश करके उनको धर्मांतरण कराने का प्रयास किया। एक जो खालिद बना हुआ था, जो पहले हिंदू था, वो इतना गरीब था, अपने इंटरव्यू में बता रहा था कि जी मेरे पास खाने को रोटी नहीं थे, लेकिन जब उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया, पूरे विश्व की यात्रा कर दी, उसने बताया कि अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, पता नहीं कौन कौन मुस्लिम देश गया, तो आखिर वो फंडिंग कौन कर रहा है, उसके पास पैसे कहां से इतने आए? तो जो इस तरह की चीजें, और उसने हजारों लोगों का धर्मांतरण करवाया था। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जानबूझ करके ऐसी एक साजिश चलाई जा रही है भारत में कि किसी भी तरीके से हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जाए, और इसको धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है, वो सिर्फ मात्र धर्मांतरण नहीं होता, धर्मांतरण होने के साथ राष्ट्रांतरण हो जाता है, उसकी भावनाएं, उसकी सब कुछ बदल जाती है। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है, इसमें सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जी जी बिल्कुल। अशोक सिन्हा जी, ये दो विषय हैं, एक तो धर्मांतरण का विषय है। धर्मांतरण एक विषय है कि ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए, लव जिहाद के जिस तरह से बातें आई कि लव जिहाद के रूप में हिंदू लड़कियों से शादी कर ली जाती है अपने नाम छुपा के, ये एक दूसरा विषय है। एक दूसरा विषय ये है जनसंख्या को कैसे रोका जाए, जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जाए। ये दोनों विषय आपस में मिले हुए हैं। बिल्कुल मिले हुए हैं जी। कुछ देशों में विश्व के जनसंख्या कम है और कुछ देशों में जनसंख्या अधिक है। जहाँ कम है वहाँ भी, और जहाँ अधिक है वहाँ भी वह देश कानून बनाए हैं और सख्ती से उसे लागू करते हैं। चीन में अभी जनसंख्या को रोकने के लिए 1 बच्चे का कानून बनाया गया, बढ़ा दिया गया, उसे 2 बच्चे कर दिए गए, क्योंकि वहाँ युवा जनसंख्या कम हो रही थी। तो ये जो विषय है, इसमें 2 चीज़ है। डेमोग्राफी बिगाड़ करके, किसी भी स्थान का डेमोग्राफी अगर आप बदल दें जी, तो ये माना जाता है कि वह हिस्सा अलग राष्ट्र की मांग करने लगता है। यह नई बात नहीं है, यह एक रिसर्च करके बाकायदे प्रमाणित है कि हमारा ही देश का उदाहरण ले लीजिए। 1947 में डेमोग्राफी बदली और हमारे देश में 2 टुकड़े हो गए, यानी कुल मिला के हमारे देश को लेकर के 2 टुकड़े अलग हुए और हमारा देश बीच में रह गया। इसी प्रकार से उदाहरण अभी मोहन भागवत जी ने विजयादशमी को दिया था कि सर्बिया में हो गया, वहाँ हुआ, अलग देश बना, उसके बाद फिर 2 और देशों में बन गया, सूडान, दक्षिणी सूडान बन गया। तो ये जो हुआ है परिवर्तन, ये टेस्टेड बात है, और इसमें यह निश्चित है कि डेमोग्राफी बदलेगी तो वह भाग अपने उससे अलग होने की कोशिश करेगा। कश्मीर इसका उदाहरण है, और जहाँ जहाँ मांग हो रही है आप देखिए, वहाँ पर जो नेशन फर्स्ट वाली सोच है उसका अभाव मिलता है जी। वहाँ नेशन फर्स्ट नहीं है, वहाँ हमारा धर्म फर्स्ट है, हमारा पंथ फर्स्ट है, हमारे लोग फर्स्ट है, हमारी जीवन पद्धति फर्स्ट है। तो ये जो खतरा है देश की तरफ, इसकी तरफ दिया है उन्होंने, अपने सरकारवाह जी ने यह कहा है
कि यह जो जनसंख्या असंतुलन है, इसमें घुसपैठ भी है, इसमें मतांतरण भी है, और इसमें तीसरी बात भी है, जो घुसपैठ करिए, मतांतरण करिए और जनसंख्या वृद्धि कीजिए। अब उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का दर 2.7 है और 2.1 तक लाने का संकल्प जनसंख्या नीति में जो 2021 में अभी पास हुआ है, उसमें सरकार ने कहा है कि हम पूरी जनसंख्या 2.1 पे लाएंगे और कुछ ही दिनों बाद 30 तक हम ले जाकर उसे 1.9 पे ले जाएंगे। परंतु यहाँ 2.7 है जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। तो जनसंख्या विस्फोट शब्द जो प्रयोग किया उन्होंने, जनसंख्या विस्फोट हो गया है। और यह जब जनगणना होगी, जो होनी चाहिए थी 21 में, जब जनगणना ये होगी तो आप देखिएगा कि बिल्कुल हमारे दुबे जी ने कहा कि 1.5 अरब जनसंख्या हमारे देश की निश्चित रूप से होगी। तो जनसंख्या संतुलन भी बनाइए, जनसंख्या नियंत्रण भी कीजिए। और धर्मांतरण क्यों? धर्मांतरण यानी आप अगर मत का पंथ का अलगाव करते हैं तो इस पूछा जा रहा है भाई क्यों ऐसा? अगर आपके जो जिसमें आप निष्ठा रखते हैं, जिस भगवान में, जिस ईश्वर में, जिस गॉड में, जिस अल्लाह में, क्या वो इतना असहाय है कि वो पूरे देश को या पूरे जगह को ऐसा बना नहीं पाया? और आपको जिम्मेदारी दे दी, ठेका दे दिया उसने कि नहीं आप बनाइए, आप जनसंख्या बढ़ा करके उसको पूरा करिए, सबको बदलिए। नहीं, ये गलत है। धर्मांतरण या तो लालच में होता है, या भय में होता है, या अंतरराष्ट्रीय टूलकिट के अनुसार होता है। डेमोग्राफी बदलिए, अलग देश की मांग करिए, देश को तोड़िए। यही नारा था जेएनयू का, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये नारा क्यों था? वो नारा सोच समझ के लगाया गया था। और अब जब पीएफआई के आप देख लीजिए कि पीएफआई में जब जो कागज पकड़े गए हैं, जो टूल किट पकड़ा गया है, 1947 बाकायदे डेट दिए, 2047 डेट दिया हुआ है कि हम इस सीमा तक, इस तिथि तक हम इस देश को पूरा ही गजवा हिंद में बदल लेंगे। तो ये खतरा है। पहली बात, यह समस्या राजनीतिक नहीं है, इसलिए राजनीतिक इसमें न कूदे तो अच्छा है। यह समस्या और भी नहीं है, यह समस्या सामाजिक है शुद्ध रूप से। और चूंकि देश समाज से बनता है, इसलिए यह समस्या देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इस खतरे को दूर करना अगर आपको है तो आपको दो तरफा काम करना पड़ेगा। समाज में जनजागरण, समाज का प्रबोधन, और दूसरा सख्त कानून जो सब पर समान रूप से लागू हो। जी जी। मतीन खान साहब, आप ये बताइए कि जनसंख्या असंतुलन और जनसंख्या वृद्धि आपको लगता है कि इस देश के लिए खतरा है? देखिए श्रेय जी, असल में अभी ये जो आपके अशोक सिन्हा जी बैठे थे और चपकाड़ी महाराज जी ने जो बात कही है, आप ये बार बार ये कहते हैं ग़ज़वा-ए हिंद, ये कहाँ से लाए हैं? कौन सी हिस्ट्री की किताब से, कौन सी इस्लामिक लिटरेचर से कहाँ से लाए हैं? ये सिर्फ लोगों को भड़काने भटकाने का काम करते हैं। और इसमें अगर कोई चीज़ कहीं से बता रहे हैं, कहीं कोई हिस्ट्री की किताब से या कोई इस्लामी मैथोलॉजी की किताब से, तो ये वो उस प्रमाणित करें। ये लोगों को खाली जो है, जो हमारे भोले भाले मूल निवासी देश के लोग हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं और मुसलमानों का टेरर दिलाते हैं। अब आप बेसिक बात जो है देखिए कि इस मुल्क में जो हालात हैं वो 8 लाख करोड़, आरबीआई ने कहा है कि वो घाटे में है। 8 लाख करोड़ रुपए, 84 रुपए आज का जो वो है कि डॉलर की कीमत 84 रुपए हो गई है। रुपये की कीमत घटती जा रही है। और जो सूचकांक है, बेसिकली अब आप इस बात पर आइए कि जो महंगाई है, महंगाई चरम सीमा पर चली गई है, उससे काबू नहीं पा रहे हैं। तो लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, उकसाने के लिए, भड़काने भटकाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए इस तरह के शोषे लाए जाते हैं। रही बात चीन की आती है कि अभी एक हमारे आनंद दुबे जी ने जो कहा था कि साहब चीन में जो है वो एक 11 बच्चे जो है वो 1 मिनट में या जो भी 1 दिन में हो रहे हैं, तो भारत में 35 हो रहे हैं। अब आप चीन की समस्या ये देख लीजिए कि चीन ने जो इस तरह का कानून थोपने की कोशिश की थी, कानून थोपा था जहाँ पर एक बच्चे भी नहीं, एक बच्चे का था कानून,
उसके बाद वहाँ के हालात क्या हो गए, सब बूढ़े हो गए। लोगों को आने सरकार वहाँ की देखा कि साहब ये तो बूढ़े लोग अब ये 5 साल बाद क्या कर पाएंगे। जो आज पूरे विश्व में चीन ने अपने हुनर का जौहर दिखा दिया है, उसको कैसे काबू करेंगे। तो उन्होंने 2 बच्चों कानून कर दिया और बच्चे पैदा करें। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है आज तक कि जब भारतीय जनता पार्टी इस बात को हलफनामा देती है सुप्रीम कोर्ट में कि हम 2 चाइल्ड का कानून नहीं लाएंगे, जो भारत के जो मंत्री हैं आपके क्या नाम है, मौजूदा जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि इस तरह से हम कोई वो नहीं करेंगे। अब इन्हीं के जो भाजपा के एमपी साहब हैं, जो उन्नाव ज़िले के हैं, साक्षी महाराज, वो बच्चे बहुत पैदा करने की बात करते हैं। अब भाजपा की अलग थ्योरी है, आरएसएस की अलग थ्योरी है। ये देश किससे चलेगा, मुझे ये नहीं अभी तक के आ रहा है कि बेसिकली। मतीन साहब मेरा सवाल ये है, मतीन साहब मेरा एक सवाल ये है कि साक्षी महाराज कुछ भी कहें, ठीक है, वो उनका अपना आउटलुक है, लेकिन अगर हम देश की बात करें तो आपको लगता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि इतना ज्यादा अन्न होता है कि दूसरे देशों को भी वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और दूसरे लोगों के, भूखे लोगों को भी पेट भर सकते हैं। मगर यहाँ पर गवर्नेंस की, जो गवर्नमेंट की नाकामी है, उस चीज़ की हरियाणा में मिसाल देख रहे, लाखों टन जो है गेहूं सड़ गया है, लाखों टन। तो ऐसे तो जो लोग सरकार चलाने का जिनको शऊर नहीं है, वो लोगों के पास सरकार चली गई है। और आप देखें कि इंडिया की जो टोटल वेल्थ है वो 5% लोगों के पास चली जा रही। 95% लोग जो हैं वो भुखमरी के कगार पे चले गए हैं। आप आज का करंट अफेयर्स में आप आइएगा तो भारत का जो भुखमरी का, जो विश्व का भुखमरी का जो सूचकांक है, 107 नंबर पे पहुंच गए। जिस भारत के, जो भारत अन्न कह रहे हो कि पूरे विश्व में बहुत अन्न है, तादाद में पैदा करता हो, वो, हाँ सुन लीजिए, अरे आप बीच में ना बोल रहे हो भाई, बीच में ना बोलिए। जो भारत, अरे झूठ तुम बोल रहे हो, झूठ तुम बोल करके गुमराह कर रहे हो हमारे हिंदू भाइयों को। अरे नारा लगाए हो भाई, गजवाई हिंद का नारा लगाए देश में, इसमें रिकॉर्ड मांगने की जरूरत है। पीएफआई का आप नारा लगा रहे हो, सबूत आप नफरत फैला रहे हो। इस नफरत से लोग त्रस्त आ चुके हैं। ये झूठ ना बोलिए, ये इंडिया टीवी है, इस पे झूठ ना बोलिए। ये झूठ बोल करके लोगों को, हिंदू भाई बहनों को आप गुमराह न करें। बेसिक बात जो सच्चाई है सुनने की जरूरत करें। भुखमरी पे 107 नंबर पर भारत आ गया है। भुखमरी पे 107, जो भारत जो है अनाज सबसे ज्यादा पैदा कर रहा है, वहां की जनता भुखमरी पे आ गई है। 107 नंबर सूचकांक विश्व में कह रहे हो, तो भारत में इतना अन्न होता है कि बाहर जाता है। शर्म आना चाहिए। अन्न भारत में पैदा होता है ना, अन्न तो भारत में पैदा हो रहा है ना, उसको मैनेज नहीं कर सकते ये लोग। भारत कैसे 170 नंबर पे 17 नंबर पे नाकाम लोग हैं ये लोग। ये खाली ये नफरत फैलाने के लिए ये काम करते हैं सिर्फ। भारत सरकार क्या कह रही है, मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट को क्या एफिडेविट दे रही है? सिर्फ गुमराह कर रहे हैं बैठ के, गजवा हिंद लेकर के। आरएसएस के लोगों के पास यही रह गया है, सिर्फ भोले भाले हिंदुओं को, मासूम हिंदुओं को जो है भड़काने का काम कर रहे हैं। और रही बात श्रेय जी, अब आप आ जाइए इस बात पे, जो भुखमरी इस देश में इस कदर बढ़ती जा रही है, 107 नंबर पे कौन घुसपैठिया आएगा? भूखा मरने के लिए आएगा। सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, झूठ बोल बोल करके 5 लाख और 15 लाख झूठ बोल बोल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की न्यूज बहुत रखते हैं मतीन खान जी, हमें लगता है वही की न्यूज पढ़ रहे हैं। तो भारत में अस्थिरता ना पैदा करिए, भारत में नफरत ना पैदा करिए। बहुत नफरत हो गई है, आप पाकिस्तान से जो नफरत के बाजार को खत्म करिए। ले रहे हैं ना, वो शिक्षा यहाँ पे टीवी में मत नहीं पसंद कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं कि भुखमरी के लिए कोई आएगा घुसपैठिया,
56% थी आप पाकिस्तान की जो मतीन साहब आपका 107% पे डबल कर दिया है आपने। मतीन साहब एक सवाल है मेरा कि आपको नहीं लगता कि यहाँ पे घुसपैठ होती है? घुसपैठ तो बहुत बहुत ज्यादा होती है, बांग्लादेश से तमाम घुसपैठियां हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है रोहिंग्या की। भूखे मरने आएंगे, ये गुमराह करते हैं श्रेय जी, ये लोग गुमराह करते हैं, झूठ बोल बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं ये। लेकिन ये भारत के फौजी ये क्या कर रहे हैं सब बॉर्डर्स पे, क्या कर रहे हैं वो? क्या वीडियो गेम खेल रहे हैं? आपकी तरह पाकिस्तानी न्यूज नहीं देख करके बोल रहे हैं, वो देश की रक्षा कर रहे हैं। और आप जैसे लोग विदेशी जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनको आप लोग संरक्षण दे रहे हैं। चलिए मैं आनंद दुबे आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं मीसम जैदी का रुख करूंगा। मीसम जैदी साहब ये बताइए, आपको लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए, यही देश के लिए बेहतर है? शेख जी, मुद्दा तो यही उठा था जनसंख्या कंट्रोल का, मगर वो घूम करके मुद्दा आ जाता है धर्मांतरण पर, घुसपैठ पर, लव जिहाद पर। तो पहले तो ये क्लियर कर लिया जाए कि करना क्या है। अगर सिर्फ मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी से खतरा है तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान, मतलब ऐसा कोई काम मुझे लगता है एनआरसी आप ले आए, बुरके पर बैंड ले आए, आप सब चीज़ पर ले आए, 3 तलाक पर आप ले आए, तो आप इसके ऊपर भी बैंड लगा दिए, मुसलमान एक से ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं करेंगे, उसमें कौन सी मुसीबत है? अगर मुसलमानों से खतरा है और वाकई अगर लग रहा है कि हमारे कहने से हमारे पूजनीय चक्रमणि महाराज जी, दुबे जी, अशोक सिन्हा जी हमारे बहकावे में आकर के अगर धर्म बदल देंगे तो मुझे लगता है कि सनातन धर्म को धरती पर बचना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सबसे पुराना ये धर्म है और अब तलक के तो सब परिवर्तन हो गए होते। कई सौ साल तो यहाँ पर जो है वो मुगलों ने भी हुकूमत करी, मुगल हो जाते, कई सौ साल जो है वो अंग्रेजों ने हुकूमत करी, मुझे लगा है कि सब अंग्रेज हो जाते, अंग्रेज हो जाते। हमारे जो भाई थे वो तो हो ही गया, सामने विरोधी बन के बैठे हुए हैं। देखिए आप लोग जब अब आप भी रहे होंगे, आप भी रहे होंगे, थोड़ा पहले के अपने 5-7-8 पीढ़ियों में जाइए, आपके थोड़े आप भी तो यहीं के हमारे ही भाई थे, चलिए आपके पूर्वज, लेकिन मुगलों ने जबरदस्ती बदलवा दिया। बिल्कुल सही कहा, हमारे पूर्वज लड़ते रहे लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किए। आज हम सनातनी बैठ के आपके सामने बैठे हुए। अच्छी बात कर रहे हैं आप कि हम भी कभी थे, हमको बदला दिया, मगर हमको यहाँ भी लग रहा अगर हमें फिर आके कोई बदला देगा हम हिंदू धर्म हो जाएगा, हमें वहां भी अच्छा लग रहा है। तो मैं चकमड़ी महाराज जी इतना बड़ा पीताम्बर पहने आप बैठे, इतने बड़े हिंदू धर्म के आप आइडियल आपके पूर्वजों को, और आप छोटे से मुसलमानों के मुगल तो लुटेरे थे, यहाँ पे लूटने आए थे। इतना महान धर्म है हिंदू धर्म कराने आए थे आप, इतने बड़े आइडियल तो मेरे ही भाई है, आप तो मेरे ही भाई है, कराने लग गए, आपको डर लग गया, बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है आप डर, आप मुझसे डर गए और आप डरते हैं, और जो लोग डरते हैं वो इस तरह का वस्त्र न पहना करें। ये इस तरह के वस्त्र डरपोक लोग नहीं पहनते हैं, इस तरह के वस्त्र बहुत ही बहादुर योद्धा पहनते हैं। ये देश और समाज के लिए सब कुछ निछावर करना जानते हैं। आप बताइए कि मुगल आकर के पूर्वजों को धर्मांतरण करा दिए, देखिए और आज हमारा ही भाई हमारे सामने बैठ के विरोधी हो गया। मैंने धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं, यही तो आपकी सोच है। आज धर्मांतरण के समर्थन बस आप धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, जो मुगलों आप बिल्कुल सही है। अगर आप इस तरह से अपना विजन नहीं रखेंगे तो हिंदू कहीं मुसलमानों के करीब ना हो जाए। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और इसी तरह से आप बने रहेंगे, सरकार में चिपके रहेंगे, बनाइए, जनसंख्या लाने की बात करिए, जनसंख्या कानून बनना चाहिए। और मुसलमान को आप मानवता की बात तो करते हैं ना कि शरिया कानून से चलेगा। आप श्री राम जी को मानते हैं, मगर ये नहीं मानते कि राम जी ने सबरी के बेर भी खा लिए। आप ये नहीं मानते, आप राम जी को मानते हैं, आप राम जी की नहीं मानते। गलत बात, चक्रमणि जी आप राम जी को मानते हैं, राम जी की नहीं मानते हैं, क्योंकि राम जी की अगर आप मानेंगे आप अपनी बात में फंस जाएंगे। आपको मुसलमानों से इतना डर क्यों लग रहा है, और आखिर 2014 के बाद से इतना डर क्यों लग रहा है आपको? चक्रमणि जी इतना भयभीत क्यों हो रहे हैं 2014 के बाद से? आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? हमारी आर्मी है, ये जो है घुसपैठ जो है आप रोकेंगे, RSS रोकेगी, बीजेपी रोकेगी, घुसपैठ हमारे देश की
सेना भगवान रोकेगी, राम में अगर हमारा आपको इतनी संविधान आस्था है तो रोकेगा। आइए, स्वागत है। जो काम उनका छोड़िए उनका करने मुगलिया दीजिए, झंडा। आपको अपना काम करने दीजिए। अरे जिस मुगलिया प्रकार- झंडा छोड़िए, फेंकिए नहीं, नहीं, मुगलिया देखिए, झंडा, आप- कुछ नहीं आप रखा। हिंदू ये मुगल विदेशी थे, कमजोर हो गया विदेशी मुझे नहीं आक्रामक थे। मालूम, मगर हिंदू अरे धर्म न हम कमजोर तो भाई था, है, आप ही न जानते हैं कमजोर सनातन है। सबसे प्राचीन धर्म हिंदू है। धर्म सनातन धर्म सबसे महाराज प्राचीन जी धर्म थे, है। और हिंदू सब सनातन दैवी थे, धर्म सबसे अशोक प्राचीन सिन्हा धर्म जी है। थे, पहले आप ही से था। जानते हैं, क्यों मुगलियों को झंडा लेकर के चले जा रहे हैं? और आप बीजेपी हो तीन खान हिंदू की हो, धर्म नहीं बता आप रही सबका है। स्वागत है। सनातन आइए, धर्म आरएसएस भगवान की राम की मेहरबानियों पक्षी पे में नहीं चलिए, चल रहा भगवान है। राम ने- नहीं, आप चलिए जो वजह से भीषम नदी साहब, चक्रपाणी साहब, हम लोग बात जनसंख्या कंट्रोल और उसके असंतुलन की कर रहे हैं। पजामा पहन के आप आनंद दुबे जी के पास मैं जाता हूं। आनंद जी, ये बताइए कि हम लोग जनसंख्या की बात कर रहे हैं, ये बताइए कि 2024 में क्या ये कोई मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बनेगा। मैं आनंद दुबे से सवाल पूछ रहा हूँ। इसी मुद्दे पर चुनाव होगा, यही तो मुद्दा है देश में गरीबी जी का, आनंद बेरोजगारी जी, का आनंद जी, मुद्दा ही नहीं है। इनको थोड़ा शांत करा दीजिए तो हाँ मैं बस, बोल लूं। हाँ आप बोलिए। देखिए ये कोई बात ये 24 का मुद्दा या आगे ये 27 और 29 का मुद्दा नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले कई वर्षों से चर्चा का हिस्सा रहा है और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि लेकिन आनंद जी, इस पे आप सियासत डर तो, रहे हैं, हिंदू लेकिन डर रहे हैं, भाई आनंद कोई जी, इस किसी पे से डर सियासत नहीं तो रहा। होती है ना। डरा रहे हैं, मैं सवाल कर रहा हूँ विषम जी, आनंद जी, लेकिन इस पे ये आप इस बात से गुरेज नहीं कर सकते कि इस पे सियासत होती है। जैसे ही आप जनसंख्या की बात करेंगे वैसे ही सियासत होगी, वैसे ही हिंदू मुसलमान होने लगेगा। तो सियासत तो होती है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि 2024 में ये मुद्दा बनेगा। कौन कर रहा है जी? सियासत बताइए ना, सियासत बताइए। श्रेय जी, सियासत कौन करता है जी? जब कोई धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़ होता है, विपक्ष क्यों सवाल उठाने लगता है? लखनऊ में 2 आतंकवादी पकड़े गए और अखिलेश यादव जी ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दिया कि ये तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है इसलिए पकड़ लिए गए। आतंकवादियों के मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में वापस लिए जा रहे थे। हाईकोर्ट की टिप्पणी आपको याद होगी। तो सियासत कौन कर रहा है? सीएए पर सियासत कौन कर रहा है? एनआरसी पर सियासत कौन कर रहा है? सर्जिकल स्ट्राइक पर देश से सबूत कौन मांग रहा है? और मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों को बड़ी चिंता है, यहां पर बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे देश में कोई घुसपैठ नहीं होती है, रोहिंग्या तो कभी देश में आए ही नहीं, तो फिर रोहिंग्याओं के खिलाफ गला फाड़ फाड़ कर उनका समर्थन करने के लिए कौन लोग खड़े हुए थे? और जो लोग रोहिंग्याओं के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर से भगाए गए कश्मीरी पंडितों के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? ये डरने डराने की बात नहीं है। ये डेमोग्राफी जो जानबूझकर चेंज करने की कोशिश की जा रही है, उसकी तरफ इशारा हुआ था। क्या जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफी को नहीं बदला गया? और क्या वहां से लोगों को पलायन नहीं करना पड़ा? और अभी आपने पलामू का देख लीजिए, या झारखंड के गोड्डा का देख लीजिए, या जामताड़ा का देख लीजिए, जहां सैकड़ों की संख्या में स्कूलों को अपनी प्रार्थना की पद्धति बदलनी पड़ी, स्कूलों का रंग बदलना पड़ा, स्कूलों में जो है छुट्टी के दिन बदल गया, रविवार की जगह शुक्रवार हो गया। यानी जहां आप संख्या में रहेंगे वहां आप जो है वो शरिया को मानेंगे, जहां आपको फायदा लेना होगा वहां आप संविधान की बात करेंगे। और मैं तो कहता हूं, मैं यहां कई बार बात होती है, मैं कहता हूं कि देश में क्या है, सिविल मैटर में आपको शरिया चाहिए, तलाक में, शादी में, संपत्ति में, और क्रिमिनल में आपको आईपीसी चाहिए। पूरा शरिया लीजिए जो सऊदी अरब में बाकी कंट्रीज में लागू है, हाथ काट लेने वाला, आंख फोड़ देने वाला, जुबान काट लेने वाला, तो पूरी शरिया भी आपको मंजूर नहीं है। आप अपने फायदे के हिसाब से इधर उधर चलेंगे। अब मैं जरा डेटा की बात कर लेता हूं। ये लोग कह रहे थे अभी, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, आप लोग बोले मैं नहीं बोला, सुन लीजिए। 1951 से 2020 के बीच में, 1951 में देश में मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ थी। 1951 में देश में हिंदुओं की आबादी 30 करोड़ थी। 2020 में हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ है और मुसलमानों की आबादी 21 करोड़ है। हिंदुओं की आबादी 259% बढ़ी है, मुसलमानों की आबादी 485% बढ़ी है। यह डेटा है। मैं प्रजनन दर की भी बात कर लूं और मैं बता देता हूं,
हिंदुओं में जो आबादी घटी है, कभी हिंदू जो है 1951 में 84% थे, आज 79% है, 5% आबादी घट गई है। तो आपके 1951 के मुकाबले आपकी आबादी 1951 के मुकाबले 4.5% से ज्यादा बढ़ी। तो बना नहीं है, आप भी 150-200 बढ़ा लीजिए, ये तो आपकी मर्जी है भाई, ये तो अपनी स्वेच्छा से कि मेरे 2 बेटे आपके बीच है भाई, आप बढ़ा लीजिए ना भाई। देखिए अभी कानून तो नहीं बना है, आप बढ़ा लीजिए। नहीं हमें ये कौन सी बात हो गई, ना खाएंगे ना खाने देंगे। अरे भाई हमें पंचर की दुकान नहीं खोलनी है कि हम एजुकेशन दे सकते हैं, हमें पंचर की दुकान नहीं खोलनी है। आप बढ़ाइए, और मना कर रहा हमें उत्तर भाई, हमें अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाना है। दूसरे इस देश में नजर क्यों रखे हुए हैं भाई? आपकी तरह छोड़ थोड़ी देना है, आप बढ़ाइए ना, आपकी तरह छोड़ थोड़ी देना है। आप पंचर की दुकान पर थोड़ी ना बैठा देना है, गिरा रहे हैं और अभी 15% भी मुसलमान नहीं है, यही तब आप इतना घबरा रहे हैं। आपने अगर बराबर स्वीकार कर लिया नहीं, आप क्या सोचेंगे? आपने सत्य को स्वीकार किया ना। अरे आपने सत्य को स्वीकार किया ना भाई। आप अगर झूठ नहीं बोल रहे होंगे, आपका डेटा सही है, तो मैंने आपके डेटे का जवाब दिया। दीजिए कि बढ़ाने के मैंने पीछे स्वीकार क्या किया, मैंने तो आपके डेटा का जवाब दे दिया, जो आपने अभी डेटा बताया भाई, जो डेटा आपने बताया उसका मैंने जवाब दे दिया। ये भी बताइए ना कि आप राजनीति कर रहे हैं, नहीं आपको मालूम होना चाहिए पर नियंत्रण। आज की डेट में मुसलमान जनसंख्या कितने परसेंट है और आप कितने परसेंट है, जनसंख्या पे नियंत्रण मुसलमानों से आप इतना खौफ खा रहे इसलिए जरूरी हैं, है। और आप उसके बाद जनसंख्या पे एक नियंत्रण तरफ इसलिए आप जरूरी है मुसलमानों को कि इतना बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, और एक तरफ बच्चों को आपके अच्छा रोजगार मोदी मिल की सके, समाज बच्चों को अच्छी नौकरी मिल सके, मुसलमानों बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। एक तरफ आप ये नहीं कि पंचर की दुकान खोल के बैठ जाए, पसमानदा समाज का ये नहीं हो सकता ना। आपकी समझ ये में नहीं हो सकता कि आप पंचर की दुकान खोल के बैठ जाए। आपकी समझ में कहां आ रहा है, आप बौखलाए बैठे, तो कह रहे हैं, आप तो मान रहे हैं, मकसद है, आप तो मान रहे हैं कि आप जानबूझ के जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, कोई मतलब आप तो ये मान रहे हैं, हमारी गुद्दी सलामत रहे, आप तो ये मान रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, बची रहे। टेलीविजन पर बैठकर इस तरह की बात कर रहे हैं आप, ना आपको संविधान पता नहीं कहां से बात कर रहे हैं आपको रहीम से मतलब है, आपकी गद्दी से आप चिपके रहे। अरे 2024 आप वो लोग हैं जिनके दिल में तालिबान बसता है, सिर्फ मुंह में संविधान है, मुसलमानों के आपके मुंह में संविधान है, दिल में तालिबान है की बात कर रहे हैं। और ये तालिबानी सोच आपकी समय समय पर प्रदर्शित होती रहती है। ये तालिबानी सोच आपकी समय समय पर प्रदर्शित होती है। अब आपको मिर्ची लग रही है, जब मैं डेटा गिरा रहा हूं तो आपको मिर्ची लग रही है, हमें मिर्ची नहीं लग मैं रही है। आपको डेटा गिरा रहा हूं, आपको मिर्ची लग रही है। मैं चक्रपाणी जी का रुख करूंगा, चक्रपाणी जी का सोच का मैं मीशम साहब मैं चक्रपाणी जी का रुख करूंगा। चक्रपाणी जी, अभी जैसे मीशम जैदी ने कहा कि भाई ये तो आपकी मर्जी है, आप 2 कीजिए हम 10 करें, तो ये जो पॉलिसी है ये आपको लगता है कि ये जनसंख्या कंट्रोल की तरफ जाएगी? देखिए यह सोच बिल्कुल धर्म सम्मत नहीं है, यह सोच बिल्कुल राष्ट्र सम्मत नहीं है। आप जरा सोचिए, ये तो गैर जिम्मेदाराना बात हो गई है ना कि भाई हम जो इच्छा करें, आप भी जो इच्छा पैदा करो। अरे समाज और राष्ट्र के प्रति आपकी कोई तो जिम्मेदारी है भाई। आप जानते हो जैसे घर में आप कानून ले आइए। अरे भाई हिंदुस्तान का कानून हम भी मानेंगे, बीच में डिबेट जिहाद करने लगे, डिबेट जिहाद करने लगे। आप सुनिए मेरी बात, कानून तो बहुत कुछ में नहीं है। बुरी लग रही थी, आप कानून ले आइए, आप कानून ले आइए, हम भी सुनो बोलने दो भाई, चलिए पूरी बात करने दीजिए। श्रेय जी इनको चुप कराइए ना। देखो कानून तो बहुत कुछ पे नहीं बने हैं, तो इसका मतलब है थोड़े कि आप वो काम करोगे। सवाल ये है कि आपको राष्ट्र के प्रति थोड़ी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। 3-3, 4-4 शादियां कर लो, 24-24 बच्चे पैदा कर लो, ये क्या जिम्मेदारी है? और आप कहो कि हमें कानून में अधिकार है, हमें अभी कर लो, ये क्या मतलब है भाई? हिंदू धर्म में कितनी शादियां हैं? अरे सुनिए मेरी बात, कितनी देवियां थी आप बताइए ना। लेकिन बीच में डिबेट जिहाद मत करो भाई, आवाज इधर हो रहा है। कितनी गोपियां थी? डिबेट जिहाद ना करिए। आपको राष्ट्र के प्रति आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति आपकी जिम्मेदारी, आप जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। आप 20-20 बच्चे पैदा कर लो, 20-20 बच्चे पैदा कर लो और उसको कुपोषित बना दो। आपको पता ही नहीं, उसको आप पर शिक्षा न दो, तो सवाल है कि नहीं दोगे मदरसे जाएगा तो जिहादी बनेगा। आप जिहाद करना चाहते हैं, आप जबरदस्ती सिर्फ पैदा करके और जिहाद कराने देश को चाहते हो कि भी संतुलन बिगाड़े। आपको जी समय के कम है। मतीन साहब का मैं रुख करूंगा। मतीन साहब ये बताइए कि ज्यादा लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, बस
आपका कहना है कि चीज़ें जो हैं वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए और सबको हक मिलना चाहिए। आपने भी जिस तरह से बात की उसका लबुलवाब ये है। मेरा ये कहना है कि अगर हम जनसंख्या पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल भी ये वाली नीति पे चलेंगे कि आप 10 करिए, हम 20 करें, वो 2 करें, हम 3 करें, तो आपको लगता है कि देश कहीं विकास की दिशा में जाएगा? श्रेय जी ये बताइए, सरकार बीजेपी की है, मोदी सरकार है, मोदी सरकार का मैं अभी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मतीन साहब, मैं अभी सिर्फ ये बात कर रहा हूं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुनिए, मैं अभी सेल्फ डिसिप्लिन की भी बात कर रहा हूं। मतलब सोसाइटी में एक मैसेज जाना चाहिए, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अरे मैसेज कुछ नहीं देंगे, जिहाद सिर्फ कराएंगे और जिहाद करेंगे जी। मतीन साहब, अभी आप आनंद दुबे जी ने बहुत बड़ा लेक्चर दिया है, थोड़ा सुन लीजिए जी। मैं ये बिल्कुल जिस अंदाज में ये आपके चकपाड़ी महाराज जी हैं, ये सब जो बात कर रहे हैं आनंद दुबे जी, ये तो बिल्कुल लोकतंत्र का घिनौना खेल है। आप देखिए कि अभी रिसेंटली गुरमीत राम रहीम को जो पेरोल दिया है बीजेपी ने, क्या मकसद है? अब नहीं हजम नहीं हो रहा है, यही तो मैं कह रहा हूँ। गुरमीत राम रहीम ने कौन सा इतना बड़ा काम कर दिया है कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये क्या करना चाहती है कि बलात्कारियों के साथ हत्यारों को छोड़ेंगे, ये पेरोल पे छोड़ेंगे और उनके जो है शीश जो है वो उनके चरण स्पर्श करेंगे भाजपा के लोग। पहले आतंकवादियों के खिलाफ बोल लीजिए ना, पहले जरा आतंकवाद के खिलाफ बोलिए, बलात्कारियों को या टेलीविजन पे बैठे हैं भाजपा के लोग, आतंकवादियों के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाइए, बिल्किस पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाइए, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को। मैं कहता तो ये भाजपा की सरकार हत्यारों बलात्कारियों के साथ है। ये हिम्मत है नहीं, बलात्कारियों के साथ हिम्मत है नहीं। धर्म के नाम पर आतंकवाद का समर्थन करते हैं आप लोग, कह रहा हूँ धर्म के नाम पर आतंकवाद का समर्थन करते हैं, भोले भाले मुसलमानों को बहकाने का काम करते हैं, और बीजेपी भोले भाले मुसलमान युवकों को जो है कट्टरपंथी बनाने का काम करते हैं। चार्जर है ये लोग, आप जैसे लोग हैं जो मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं, आप जैसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि मुस्लिम बहनें पढ़ लिख कर आगे बढ़े, आप उनको हिजाब में रखना चाहते हैं, आप उनको 3 तलाक जैसे घिनौनी चक्र में फंसा के रखना चाहते हैं। कर रहे हैं बताइए, लोकतंत्र के आप हत्यारे जैसे लोग हैं जो मुस्लिम समाज को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इस देश कभी आपने मुस्लिम समाज के शिक्षा की बात की? गुलाम बनाने का काम किया। चलिए, मेरे पास समय कम है, मैं अशोक सिन्हा जी का रुख करूंगा। अशोक सिन्हा जी, ये बताइए, हम लोग जनसंख्या पे बात कर रहे थे, लेकिन जनसंख्या पे बात करते ही जैसे मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि ये बात हिंदू और मुसलमान पे कैसे पहुंच जाती है और इस दिक्कत से बचने के लिए हमें करना क्या होगा आखिरकार? देखिए, जो मूल विषय जनसंख्या नियंत्रण और संतुलन की है जी, संघ ने आज उसी विषय पर बहुत विस्तार से बात की है कि यह समस्या सामाजिक है, यह समस्या सोच की है। 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी, जनसंख्या कानून बहुत सख्त बना था, उसके बाद सरकार गिर गई उनकी, और परिणाम यह हुआ कि परिवार नियोजन विभाग को बदल के परिवार कल्याण विभाग नाम रखा गया, और तब से लेकर आज तक एजुकेट कर रही है डिपार्टमेंट केवल पब्लिक को कि आप अधिक बच्चे पैदा न करें। आज अभी जो सरकारवाह जी ने जो विषय आपके समक्ष रखा कि हिंदुओं की जनसंख्या का जन्म दर जो है वो 1.9 है और मुसलमानों की जनसंख्या का दर है 2.34, तो किस चीज से नौजवान आगे हमारे देश में नहीं होंगे? अगर जनसंख्या कम है तो आप बढ़ाने का प्रयास करिए, सम्यक विचार का बात कही उन्होंने। अगर कम है जनसंख्या और हमारे 50 साल के बाद नौजवान हमारे देश में रहेंगे ही नहीं, तो वो आबादी बढ़नी चाहिए, 1.9 से नहीं काम चलेगा। और अगर बहुत अधिक है तो उसे यूजेबल मैन पावर चाहिए, हमको फालतू जनसंख्या नहीं चाहिए। और यह मूल विषय सामाजिक है, सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करना है, नंबर 1। नंबर 2, सबको शिक्षित करना है। नंबर 3, समाज में हर प्रकार के मीडिया से और हर संसाधन को इस्तेमाल करते हुए इसके प्रति देश के लिए जो खतरा पैदा हो रहा है, आपको लगता है कि सिर्फ कानून बयान देने से काम नहीं चलेगा? कानून भी आवश्यक है, बहुत आवश्यक है इस समय। केवल जागरूकता से तो 75 से तो हो रहा है जागरूकता, मगर कानून भी सख्त बनाना चाहिए जो समान रूप से सभी पर एक साथ लागू हो, ये साफ स्पष्ट बात। जी, मतीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक सिन्हा जी आपका शुक्रिया, आनंद दुबे जी आपका शुक्रिया, और मीसम जैदी साहब आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने इस गर्मा गर्म चर्चा और बहस में सुना कि किस तरह से जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कानून की
ज़रूरत है, लेकिन जैसे ही उस कानून का जिक्र आता है वैसे ही मुखालफत भी शुरू हो जाती है। अब इस मुखालफत को ख़त्म करने की क्या वजह हो सकती हैं, किस तरह से कुछ दिशाएं निकाली जा सकती हैं, उसमें जन जागरण की भी बात है, सेल्फ डिसिप्लिन की भी बात है, क्योंकि ये कोई भी मना नहीं कर सकता कि ज़्यादा पॉपुलेशन से हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके बच्चों का हक, आपके भाइयों का हक ज़्यादा जनसंख्या से रुकता है, और उस जनसंख्या को नियंत्रण करना हर एक की जिम्मेदारी है, चाहे वो फिर कानून बना के लाएं या फिर सेल्फ डिसिप्लिन से लाएं। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि जैसे ही ये किसी कानून के रूप में शक्ल लेने लगेगा, वैसे ही इस पर सियासत होगी और जमकर सियासत होगी, क्योंकि 2024 अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जब भी लोन की जरूरत हो तो पैसाबाजार.com पे जाओ, सभी बैंक्स में से बेस्ट EMI वाला लोन चूज करो, झट से लोन अप्रूवल, फट से पैसा आपके अकाउंट में। पैसाबाजार.com। अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं। क्यों? लक्स पार्कर इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म, तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कंफर्टेबल। लक्स पार्कर, गर्म भी पतला भी।